जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। हम जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। उसमें जो है भाग 3 में फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में आता है, ठीक है, जो 12 से 35 तक है। उसमें जो है हम 12 से 18 तक पूरा पढ़ा दिए हैं। अब जो है 19वां आर्टिकल जो है उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 19 में भी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। पहले 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया और उसे जो है कानूनी अधिकार, लीगली अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो वो जो है अभी हम आगे बताएंगे। कल हम जो है आपको यहाँ तक बताए थे, ठीक है। आपको निवास करने का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है? आपके पास निवास करने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ तक हम बताए थे, ठीक। क्या होता है आर्टिकल 19? आपको भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला है 19(1) है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है। 19(1) कहता है बिना हथियार सभा करने का अधिकार है। 19(1) कहता है संगठन एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19(1) कहता है भारत में निर्वात चारों तरफ घूमने का अधिकार है। 19(1) कहता है निवास करने का अधिकार है। 19(1) कहता है संपत्ति का अधिकार और 19(1) कहता है जीविकोपार्जन का अधिकार, ठीक है। हम जो है आपको 19(1) तक पढ़ा दिए थे। अब हमको पढ़ाना है 19(1) और 1G, ठीक है। क्या पढ़ाना है? 19(1) और 1G। संपत्ति का जो अधिकार है 1F, ठीक है। क्या है? संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये आता है 19(1) के अंतर्गत। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये 19(1) है या 19(1) में 19 का सब क्लास 1 के सब क्लास ABCDF है, ठीक है। तो 19(1) जो है उसका F है, फिर 19(2) है, 19(3) है, 19(4) है, 19(5) है, 19(6) है, ठीक है। लेकिन 19(1) में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसमें 1F था, ये था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था। अब ये जो पहले फंडामेंटल राइट्स था, ये फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार था। तो जब हमारे देश में रेल वगैरह को, जो रेल है, अगर मान के चलिए कोई सड़क बन रहा है, कोई रेल बन रहा है, कोई ओवरब्रिज बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, ठीक है। तो जो विस्तारित हो रहा है उस चीज के लिए जब जमीनों की मांग करनी पड़ती थी, लोगों से जमीनें मांगी जाती थी, तो लोग जमीनों में नहीं देते थे, लोग परेशान कर देते थे और सरकार परेशान हो जाती थी। अगर किसी के जमीन को अब संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति जो है जमीन वगैरह भी संपत्ति में ही आती है, ठीक है। अगर स्टाम्प पेपर वगैरह बनता है कि नहीं उसका, ठीक है। तो वो जो है एक संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। और आप जो है अपने संपत्ति के अधिकार को जो है अपने पास रख सकते हैं। और ये जो है संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है अब सरकार लेना चाहती थी कि हम सड़क बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमें सड़क बनाना है। जैसे आज आप सुनते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट सुनते हैं ना। अब ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज नए सिरे से, बिल्कुल नए तरीके से, यानी ग्रीन एक्सप्रेसवे बनता है। तो वो जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीन एयरपोर्ट, वो जो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वो एयरपोर्ट बिल्कुल नया बन रहा है। वहां पे नई जमीनें खरीदी जा रही हैं, ठीक है। तो वो जो जमीनें खरीदी जा रही थी, जो वो रास्ते के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, जो रेलवे के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, वो जो रेलवे है, वो जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, अगर ये संपत्ति का अधिकार उस समय रहता था तो हमारे यहाँ आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके इस संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग जाइए, ठीक है। अब सरकार परेशान हो जाती थी क्योंकि आर्टिकल 32 था इनके पास और मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप भागेंगे उधर, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हुए सरकार परेशान हो जाती थी कि हम कैसे जमीन खरीदें, हम कैसे विकास करें, ठीक है। अब हुआ क्या? 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, ठीक है। और इसने जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे जो है आर्टिकल 300 के क में रख दिया, जो एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक लीगली राइट्स है, एक कानूनी अधिकार है जिसे 300 के क में रखा गया, ठीक है। 300 के क में हमारे संसद ने परेशान होके इस चीज को किया। और आज आप जानते हैं ये जब 300 के क ये कानूनी अधिकार हो गया है
तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरकार जो है जब चाहे तो आपकी जमीन छीन ले, ऐसा भी तो नहीं है। अगर आप मान के चले कि इसे 300 के कम में रखा गया, तो इसका मतलब ये कि सरकार कब वो आपकी जमीन छीन ले है। आप देख रहे हैं कि जो रोड टूट रहा है, जो रोड पे घर टूट रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते हैं, अब रोक सकते हैं उसे, ठीक है? अब आप उसे चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए आप उसे रोक पाएंगे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसे सरकार पारित ही करा लेगी। जो सरकार है उसके पास राइट्स है, उसके पास अधिकार है कि वो आपके जमीनों को जो है ले लेगी। अभी आप जो है जितने घरों को टूटते हुए देख रहे हैं, चाहे आप उसको लखनऊ के अकबरपुर में देखेंगे, चाहे वाराणसी में जो रोड अंदर अंदर बन रहा है उसके लिए देखेंगे, चाहे प्रयागराज में जो जमीनों को तोड़ के रोड बनाया गया, एक्सटेंशन किया गया, उनको देखेंगे, पटना में कुछ जगह एक्सटेंशन किया गया है, उनको देखेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन किया गया है, ये आपके घर को जो तोड़ा गया है, ये जो है कानूनी अधिकार है आपका। आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ना जाके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, यहां ना जाके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पे सरकार को कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है कि आपकी जो संपत्ति थी, कम से कम आप उतना उनको पैसा दीजिए, लेकिन उतना भी पैसा सरकार नहीं देती है। आखिरकार जो आजमगढ़ जो एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था, उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए काम तो अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे बहुत विवाद हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने उसको आगे बनवाया और उसको उद्घाटन किया। तो क्योंकि लोग जमीन ही नहीं दे रहे थे, और जमीन इसलिए नहीं दे रहे थे कि जो जमीनें खरीदी जा रही थी वो जो है महंगी दे रहे थे लोग, और सरकार उतना दाम देने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है? तो सरकार आपकी जमीनें खरीद सकती है, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए आप हाईकोर्ट में जाके अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जो कानूनी अधिकार है तो कानून का अधिकार है, और आप इसके तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? समझ आ गया कि नहीं? ये जो है आप देखिए, आप इसी आधार पे आपका जो ग्रेटर नोएडा में टूटा था, वो बिल्डिंग जो टूटी थी, ठीक है, जो लगभग 100 पता नहीं कितना माला था, वो जो दोनों टूटा था ग्रेटर नोएडा में, वो उनकी संपत्ति का अधिकार था कि नहीं? अगर वो टूटता तो डायरेक्ट अगर मूल अधिकार रहता तो डायरेक्टर जाते कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो हाई कोर्ट में मामला गया था, और हाई कोर्ट के बाद धीरे धीरे वो संपत्ति के अधिकार से धीरे धीरे वो स्वास्थ्य के अधिकार, कुछ और अन्य अधिकारों में आर्टिकल 21 का उल्लंघन, इन सबों को मानते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में भाग गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसको जल्दी गिराओ, ये अवैध बना है, ठीक है? तो इन सभी को देखते हुए हमारी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में रख दिया। किस में रख दिया? कानूनी अधिकार में रख दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आया? 19 क्या कहता है? आपके पास संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछ देता है, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ देता है। समझा गया? ठीक। अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 समाप्त हो गया। आर्टिकल 1G कहता है कि जीविकोपार्जन का अधिकार है। आप जो है आर्टिकल 19(1)G के तहत, ठीक है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपके पास व्यवसाय का अधिकार है, ठीक है, व्यवसाय का अधिकार है। आप जो है पकौड़ा तल लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार पकौड़ा तलिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बेचिए, बर्फ बेचिए, ठीक है, रोडों पे भीख मांग लीजिए, ये सब जो है आपके व्यवसाय का अधिकार है, ठीक है, आप व्यवसाय कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 19(1)G के तहत आपके पास अधिकार है कि आप व्यवसाय करिए, आप व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कह दिया, हमारे यहाँ जो राज्य है कह दी कि भैया हमने तो आपको व्यवसाय का अधिकार दिया है, ठीक है, तो आप व्यवसाय करिए, आप पकौड़ी बनाइए, ब्रेड तलिए, दुकान खोल लीजिए, रेस्टोरेंट खोल लीजिए, मॉल खोल लीजिए, ठीक है, आप जितना व्यवसाय करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की ऊपर क्षति पहुंचे। जैसे आप बनाने लगे बम, आप बनाने लगे कारतूस, आप बंदूकों का कारखाना खोल लिए। अरे आपने मिर्जापुर सीरीज देखा, और उसमें जो त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी उनका नाम उसमें क्या है, हम मिर्जापुर सीरीज उतना देखे नहीं है, ठीक है, मुन्ना भैया को जानते हैं, उनका नाम थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये बताइए उनका किस चीज का व्यवसाय है? हथियारों का व्यापार है उनका, है कि नहीं? आज भी लोग हथियार का व्यापार करते हैं, आज भी हथियार बनाया जाता है, लेकिन लाइसेंस है कुछ लोगों के पास। आपके पास लाइसेंस होता है हथियार, वो गवर्नमेंटेड होता है,
आपके पास हथियार रखने का अधिकार, आप हथियार रखिए, लेकिन आप उस हथियार के व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। कल को जो है आप कहेंगे कि नहीं हम परमाणु बम बनाएंगे, हाँ, कल को आप कहेंगे नहीं मैं मिसाइल बनाऊंगा, ठीक है, तो इन सबों का व्यवसाय करने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेकिन हमारे यहाँ कुछ रॉकेट बनाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है, रॉकेट वगैरह जो है बनाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, जो स्पेस में जाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक स्काई कंपनी उसको दिया गया है, ठीक है, वो बना रही है, वो इस पे काम कर रही है। तो हम लोग जो चीजें, ये हमारे पास देखिए, क्या हमारे पास परमाणु बम नहीं है? क्या हमारे यहाँ कारतूस बम हथियार नहीं बनता है? क्या हमारे यहाँ बम नहीं बनता है? ठीक है, कि क्या जो है मिसाइल हम नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। ये सब जो है गवर्नमेंटेड है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंटेड है। ये आम आदमी नहीं बना सकता है, आम आदमी इस व्यवसाय को नहीं कर सकता है, समझ कि नहीं? अब जो है आम आदमी इस व्यवसाय को नहीं कर सकता है, तो ये सिर्फ सरकार के लिए है, कि जो सरकारी व्यक्ति है वो जो है इस काम को कर सकता है बस। तो अब इस पे जो है आप व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19(6) कहता है भैया, राज्य अगर ये काम करेंगे आप और देश की एकता और अखंडता में बाधा पड़ेगा और ऐसा व्यापार आप करते हुए पाएंगे तो उसमें हम युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक, एक बार हुआ क्या था, आजमगढ़ में एक गांव है बमौर, ठीक है, क्या नाम है? बमौर। उस गांव में लोग हथियार और बम बनाते थे। आजमगढ़ आज क्यों प्रसिद्ध है कि वहां पे लोग मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा आतंकवादी वगैरह रहते थे, ठीक है, वहीं से बड़े बड़े आतंकवादी उभरे हैं जो विदेशों में भी जाके रहे हैं। ठीक, वहां पे जो है बमौर में बम बनाया जा रहा था और हथियार बनाया जा रहा था। ठीक, वो आजमगढ़ में एक गाँव है। तो जब वो गाँव था उसका बम जो है वहां से बना के पता नहीं कैसे विदेशों में चला गया। ठीक है, विदेशों में चला गया। अच्छा, विदेश में गया तो उस पर लिखा था उस बम पे, ठीक है, मेड इन बमौर। बहुत अच्छा फूटता था, बहुत अच्छा बनाते थे। ठीक है, ये आजमगढ़ वाले लोग पता नहीं कैसे पा जाते थे लोग, तो बनाते थे। तो उस पर लिखा था उस बम पे मेड इन बमौर। हर जब लोगों को लगा कि इतना विकास कैसे हो जा रहा है, ठीक है, कई जगह इस हथियार को हमारे भारत सरकार ने भी पकड़ा कि बमौर कहाँ है, बमौर कहाँ है। ठीक है, हमारे भारत के जो है सेना ने भी इस चीज को पकड़ा कि बमौर में कहाँ बन रहा है, और ये मामला इंटरनेशनल मामला हो गया। और जब मामला इंटरनेशनल हो गया तो खोज होने लगी कि बमौर कहाँ है, ये कौन सा देश आ गया, कौन सा नया देश आ गया जो है ये बम बना रहा है, इतना घातक बम बना रहा है, इतने घातक हथियारों का निर्माण कर रहा है, कौन सा देश है। अब बाद में गूगल पे खोजा जाने लगा भैया बमौर कहाँ है, और उस समय गूगल उतना एक्टिव नहीं था। गूगल तो 10-15 साल पहले आया है ना, उस समय इतना गूगल एक्टिव नहीं था। जब इतना एक्टिव गूगल नहीं था, लोग परेशान हो गए, खोज होने लगी। अब बाद में पता चला कि ये सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होके आया कहाँ से, पूछा गया। धीरे 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 खोजते खोजते चला भैया कि आजमगढ़ में एक गांव है बमौर, उसी गांव में ही बनता है, जिसे लोग कहते हैं मेड इन बमौर। लोग परेशान हो कि भैया इतना छोटा सा गांव, वहां लोग कैसे विकास कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उनका व्यवसाय है वो गलत है, उस व्यवसाय को सिर्फ सरकार कर सकती है। ठीक है, तो 19(6) कहता है भैया राज्य जो है इस पे युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, नहीं तो मुन्ना भैया जैसे और त्रिपाठी जी जैसे लोग हैं, ठीक है, ये लोग तो व्यवसाय करेंगे तो किसी को मरवा देंगे जा। खैर आज भी चलता है, 1000 में बंदूक खरीद लीजिए, मारिए ऐसा कि उसकी नल्ली एक बार फट जाए गोली में। ठीक है, तो आपके पास जो है व्यवसाय करने का अधिकार है, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, पूरे भारत में, ऑल वर्ल्ड भारत में पूरे कहीं भी जाइए, आपके पास तो ये भी राइट्स हो गया कि आप विदेशों में भी करिए। जैसे अंबानी विदेश में भी करते हैं, अडानी विदेश में भी करते हैं, जो बड़े बड़े इंफोसिस कंपनियां हैं विदेशों में करती हैं काम अपना। एनटीए जो एजेंसी है आपका, जो अभी एग्जाम नीट का फेल हुआ ना, लीक हुआ था पेपर ना, वो भी कहीं विदेशों में कराती है। तो आप कराइए, आप व्यवसाय करने के अधिकारी हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश पे खतरा पैदा करे। ठीक है, हमारे देश के लोगों की जनहानि हो, क्षति हो, आप ऐसे कोई भी काम, आप ऐसे कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 19(6) के तहत आप पे रोक लगाया जा सकता है। ठीक है ना, आप रोक दिए जाएंगे। ठीक, ये था आपका आर्टिकल 19 का पूरा क्लास। ठीक है, इतना है 19। अब आपका काम है कि आप जो इन सबों को याद करेंगे, आप इन सभी को लर्न करेंगे, एक एक चीज बारीकी से पढ़िए, एक एक चीज बारीकी से याद करिए, तभी जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन का जमाना इतना हार्ड होता जा रहा है, इतना हार्ड होता जा रहा है कि हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति और जो पैदल चल रहा है उसमें कितना अंतर है।
ठीक है। तो आप जो है कभी हवाई जहाज के व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे आप। तो कम से कम कोशिश करिए कि आप रेल से चलें, ठीक है। और आगे जाना है तो मेहनत करना होगा, और आपको खुद जो है एक जगह बन के कंस्ट्रक्शन करना होगा, बैठना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तब आप जाके जॉब पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करिए। देख रहे हैं एक एक सब क्लॉज कैसे है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कैसे कैसे बताया जा रहा है, कब आया, कैसे गया, क्या है नियम, क्या है इसके कानून, ठीक है। समझ रहा है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो है हम आएंगे आर्टिकल 20 पर। किस पर आएंगे? आर्टिकल 20 पर हम आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी अगर आप कोई अपराध कर दें, ठीक है, आपने किसी को मार दिया, किसी को गरिया दिया, किसी को पीट दिया, किसी को लतिया दिया, किसी का कपाट तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, ठीक है, किसी को जान से मार दिए, तो ये जो काम आप कर रहे हैं इसके लिए जो है आपको संरक्षित किया गया है। अपराध के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। आप जो है किसी को मारेंगे तो क्या होगा, आपको किसी का हाथ तोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे आप जो है गिरफ्तार होंगे, कैसे आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आप पे कौन सी धाराएं चलाई जाएंगी, आप पे कौन सी धाराएं नहीं चलाई जाएंगी, ठीक है। क्या आपको एक सजा देने के बाद दूसरी सजा दी जा सकती है कि नहीं, ये सब जो है बताया गया है आर्टिकल 20 में कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, कि आप अगर अपराध कर लेते हैं तो आपके जो दोष हैं उसको कैसे सेव किया जाए, आपको कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो आपने मान के चलिए कि कोई अपराध कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने जो अपराध किया, आप कोई अपराध कर दिए, तो इसमें जो है 20 का ए कहता है कि भैया जो आप अपराध किए हैं, आप जो अपराध किए हैं सजा आपको उसी समय के अनुसार मिलेगी। यानी आप अपराध जिस समय किए हैं और उस समय जो विधि लागू है, ठीक है, जो विधि लागू है उसी विधि, उसी कानून, उसी नियम के अनुसार आपको सजा दी जाएगी, ना कि कोई नया कानून बना के। कोई भी नया कानून बना के आपको जो है सजा नहीं दी जाएगी। कोई भी नया कानून, आप कोई भी नया कानून जो सरकार है, जो चाहे जो राज्य है, कोई भी नया कानून बना के आपको जो है सजा नहीं सुना सकती है। आपने अपराध कर दिया, आप अपराध करते समय जो कानून है, जैसे मान के चलिए कि आप हाथ तोड़ दिए किसी का, आप जब हाथ तोड़े हैं उस समय सजा है कि अगर आप किसी को हाथ तोड़े हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी प्लस 5,000 जुर्माना होगा, उस समय सजा है। लेकिन अब वो जज साहब जो है उनको लग रहा है कि हमारे लड़की से बात किया है पहले एकदम पूरा, आप इसको मिला है मौका ना, मेरी लड़की से बात करता है, इसका हाथ टूट गया, बहुत सही, हमारे ही न्यायालय में आया है, ठीक है, मिला। तो अब ये जज साहब जो हैं ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं इसके हम फांसी की सजा सुना रहे हैं, ना, फांसी की सजा नहीं। उस समय जो अपराध है उस अपराध के नियम के अनुसार ही आप उसको सजा देंगे, ठीक है। आप भले आपकी लड़की से बतिया रहे, आपकी मैडम से बात कर, आपकी मैडम क्यों बात कर रही है उससे, आपकी लड़की क्यों बात कर रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपसे अच्छा है, आपको सजा देने लायक है, ठीक है। तो सजा उसी समय के अनुसार होगी जो अपराध किया है, अपराध के सजा में जो सजा मिलती है उसी सजा के अनुसार होगी। अब इसी में आ जाता है एक भूतलक्षी विधि, ठीक है, और एक आता है भविष्यलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि, भविष्यलक्षी विधि, इन दोनों को समझ लीजिए। इसमें कहता है कि जो भविष्यलक्षी विधि है, अगर कोई विधि बन गई है, ठीक है, और उससे बाद में लागू किया जा रहा है, कोई विधि बनी, ठीक, और लागू से बाद में किया जा रहा है, लागू से बाद में किया जा रहा है, तो ये है भविष्यलक्षी विधि। वर्तमान में कोई विधि बनी, लागू से बाद में किया गया, ठीक है, तो भविष्य विधि है, ठीक है। लेकिन कोई विधि अभी बनी ही नहीं है और वह विधि लागू कर दी गई, बनी नहीं है, मतलब उस पर विचार चल रहा है और उस विधि को पहले ही लागू कर दिया गया, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं भूतलक्षी विधि। विधि बनने से पूर्व लागू हो जाए भूतलक्षी विधि, विधि बनने के बाद लागू हो उसे हम कहते हैं भविष्यलक्षी विधि,
ठीक है, क्या कहते हैं, भविष्य लक्ष्य विधि। अभी जो भविष्य लक्ष्य विधि है, अब इसके आधार पर जितने लोग बाद में करेंगे आप उसके आधार पर उनको सजा देंगे। ठीक है, और जो है हाई भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं होगा, अभी बना ही नहीं है और आप किसी को उस पर थोप रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है तो लागू कैसे करेंगे। तो आप जो है भूत लक्ष्य विधि को किसी में भी लागू नहीं कर सकते हैं। भविष्य लक्ष्य विधि जब से बन जाएगा तो उसके बाद लागू होगा। समझ आ गया चीज। तो भूत लक्ष्य विधि भविष्य लक्ष्य विधि समझ आ गया। ठीक है, भूत लक्ष्य विधि का मतलब यह है कि आप जो है वर्तमान में जो सजा दी जा रही है किसी भी व्यक्ति पे भूत लक्ष्य विधि लागू नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भविष्य लक्ष्य विधि है आप बाद में जो सजा करेगा उसके ऊपर तो ये लागू होगा ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो पहला कह रहा है 20 का ये कह रहा है कि सजा जो है उसी समय के अनुसार होगी जो उस समय सजा का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 20 भी कहता है कि भैया एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किसी को मारा है, ठीक है, अब मारा है, अब उसको सजा हुई कि 1 साल सजा और 5,000 रुपया आपका जुर्माना है। तो वो जो मामला कोर्ट में चल रहा है उस पर अगर वो सजा को काट लिया, 5,000 जुर्माना भर दिया, तो आप जो है पुलिस वाले उसे दोबारा फिर नहीं गिरफ्तार करने जाएंगे जब तक वो कोई अन्य और काम ना करे। अब एक सजा के लिए एक व्यक्ति को सजा, जो अपराध है एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। ठीक है, आप गलती क्या होती है पिक्चरिया में लोग देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि जो है 5-6 लोगों को हाली हीरो जो है गोली मार दिया। ठीक है, आप कहेंगे भैया एक का गलती है, एक का दिन मारा है ना, कोर्ट कहेगा भैया एक अपराध नहीं है, एक ही व्यक्ति नहीं है, इसमें कई व्यक्ति हैं, 5-6 व्यक्तियों के मारा है, तो 5-6 व्यक्तियों का जो सजा होगी इसको मारने पे 1 साल की जो सजा है अब इसको 6 साल की सजा होगी प्लस 30,000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मार दिए एक लोग का तो एक ही सजा, एक व्यक्ति को एक ही सजा के लिए एक ही बार। ठीक है, 6 लोगों को मारा है 6 प्रकार से सजा मिलेगी आपको। ठीक है, हाँ आप अगर उस सजा को काट लिए हैं, अगर आप उस सजा को काट लिए हैं तो दोबारा आपको सजा नहीं दी जा सकती है उसी सजा पे। ठीक है, यानी आप 6 साल सजा काट लिए, 36,000 रुपये जुर्माना भर दिए, तो आप उसी के लिए, उसी अपराध के लिए दोबारा आपको सजा नहीं दी जा सकती कि आपको जो है सजा दी जाए दोबारा उस अपराध के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा। समझा गया। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 20C कहता है, 20C कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्या करेंगे? गवाही देने के लिए आप उस व्यक्ति को बाध्य नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है चीज? यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर वो अपराध कर दिया तो आप उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है अजमल कसाब को जब बुलाया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि क्या 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 हुआ था, ठीक है, वो पूछा जा रहा था, लेकिन उसी व्यक्ति को आप उसमें गवाही के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि आपके फोन टेस्ट किए जाते हैं, होता है कि नहीं, फोन टेस्ट होता है आपका। ठीक, जैसे मान के चलिए कि कभी कभी आप कोई सजा करते हैं, किसी लड़की के साथ आपके संबंध है, ठीक है, और आप उस लड़की से कह रहे हैं, लड़की को कह रहे हैं कि ये लड़की मेरे साथ संबंध में नहीं थी लेकिन आप ही थे, उसको सजा कैसे दिया जाएगा और कैसे माना जाएगा कि आप ही थे, और ये साबित कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गवाही ली जाएगी कि नहीं, कोई ना कोई आपसे साक्ष्य लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। आपसे जो साक्ष्य लिया जाएगा वो आपकी एक प्रकार की गवाही है कि नहीं। ठीक है, तो आप जो उस साक्ष्य के लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ आपको जो है कोर्ट में गवाही नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन साक्ष्य तो लिया जाएगा कि आपने अपराध किया है कि नहीं। ठीक है, समझ आएगा नहीं, आपसे साक्ष्य तो लिया जाएगा लेकिन आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। समझाएगा कि तो यही कहता है कि जो अपराधी उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन उसे साक्ष्य मांगा जा सकता है कि भैया आपके पास ऐसी ऐसी बातें हैं, आप थे कि नहीं उसमें। ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट मांगे जाते हैं। मान के चलिए कि जो हथियार बरामद होते हैं, हम नहीं देखते हैं पिक्चरिया में कि मारते अपने फेंक देते हैं दूसरे के हाथ में, तो क्या होता है वो पकड़े जाते हैं क्योंकि अब उसका जो है जांच होगी लैब में, उस बंदूक पे किसके फिंगर्स हैं। अब जब जांच होगी तो पकड़ लिए हैं, वो पकड़ लिए हैं, अब पकड़ लिए तो फिंगरप्रिंट किसका आएगा? उनका आएगा जो पकड़े हैं। ठीक है, तो जो पकड़े उनका जब फिंगरप्रिंट्स आएगा तो पकड़ा कौन जाएगा? वही ना।
यही सभी चीज़ों को जो है आप जो साक्ष्य देने के लिए आते हैं तो आप साक्ष्य देने के लिए रोक नहीं सकते हैं। अब आपका फिंगरप्रिंट चेक होगा ही होगा। अगर आप किसी लड़की के साथ संबंध में थे तो डीएनए टेस्ट होगा ही होगा आपका, ठीक है, कि आपका इनसे संबंध है कि नहीं, उनके बच्चे से संबंध है कि नहीं आपका, ठीक है। तो आपको साक्ष्य देना ही पड़ेगा। हाँ, भले आप गवाही न दें, आप भले कोर्ट में न जाएं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुलिस जो है, जो पुलिस है, कभी कभी जब रिमांड मांगती है अपराधियों की तो उसमें मार पीट के उनसे पूछती है कि नहीं बोलो आप तुम्हें किए हो, ठीक है, तुम्हें क्यों, या जो है आप जो है अभी कोर्ट में नहीं गए, आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो वहां भी पुलिस कहती है कि तुम ही कहो, मतलब तुम कहो कि जो है तुम्ही ने हत्या किया है, तुम्ही ने मारा है, तुम्ही ने ऐसा किया है, किसी के दबाव में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आप जो है उस चीज को वहां पे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, वहां पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं हमने, हाँ हम ही किए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पुलिस बहुत मारेगी। तो उस चीज को जो है आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हमने किया है, लेकिन आप जब कोर्ट में जाएंगे तो कह दीजिए कि हम नहीं किए, क्योंकि कोर्ट सबूतों पे चलता है, ठीक है। आप उसके सामने नहीं बोलेंगे, मानेंगे नहीं, पुलिस चिल्लाते रह जाए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं 20A 20B 20C, ये आपके अपराध के संबंध में आपको बचाता है, ठीक है, आपको स्वतंत्रता देता है कि आप ऐसे सेफ हो सकते हैं। लेकिन आप जो है ये इतना बचा रहा है तो आप अपराध मत करिए, ठीक है। आपको जो है अपराध करने का अधिकार नहीं है, किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। तो समझ में आ गया इतना? तो हमें आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आर्टिकल 21 पढ़ाएंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे। हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।